हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो था उन सब चीज़ों को समझ चुके थे। वहाँ पर हम लोग ये समझे थे कि अगर हम लोग को किसी पर्सन का इनकम कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या प्रोसेस होता है। जहाँ पर हम लोग ये देखे थे जहाँ पे हम लोग ये देखे थे कि सबसे पहले हम लोग को अगर किसी पर्सन का इनकम कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। जो रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी पर्सन के इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, क्यों कैलकुलेट करना जरूरी होता है, क्यों हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी पर्सन का कौन सा उसके स्कोप ऑफ इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। स्कोप ऑफ इनकम कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पर्सन का किस सोर्स का इनकम को हम लोग इस एक्ट के अंदर, इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्सेबल इनकम में लेंगे, टोटल इनकम में कंसिडर करना है। ठीक है, ये सब चीज़ बेसिकली हम लोग तब डिटरमाइन कर पाते हैं जब उसके हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस को समझते हैं, जानते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का है। राम एक पर्सन है जो राम एक इंडियन पर्सन है। इसका कुछ इनकम इंडिया में है, कुछ इनकम आउटसाइड इंडिया, जैसे यूएसए। ठीक है, कुछ इनकम इसका यूएसए का। तो क्या इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसका इंडिया का इनकम टैक्सेबल होगा या यूएसए का इनकम टैक्सेबल होगा या दोनों टैक्सेबल होगा? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि राम का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसी तरह से एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो कि यूएसए का है। मिस्टर एक्स यूएसए का है, इसका इनकम यूएसए में है। ठीक है, कुछ इसका इनकम हमें ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ इनकम इंडिया में भी है। तो जो मिस्टर एक्स का इनकम है यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, तो इंडियन इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सा इसका इनकम टैक्सेबल होगा, किस किस इनकम को हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम में कंसिडर करेंगे। तो ये सब कुछ को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग को ये समझ में आएगा कि अगर कोई पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इंडिया का रेसिडेंट है तो उसका टोटल ग्लोबल इनकम इस एक्ट के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस एक्ट के बेसिस पे, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पे कोई पर्सन रेसिडेंट हो जाता है, कि कोई पर्सन को हम लोग रेसिडेंट बोलते हैं एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे हम लोग रेसिडेंस चेक करने के लिए, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट चेक नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर क्या प्रोविजन है जिसके बेसिस पे किसी पर्सन को रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ फाइनली समझ पाएंगे कि अगर कोई पर्सन हमारा इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे इंडिया का रेसिडेंट हो जाता है तो उसका ग्लोबल इनकम कहने का मतलब है कि इंडियन इनकम भी प्लस जो आउटसाइड इनकम अर्न किया, दोनों इनकम को हम लोग यहाँ टोटल इनकम में कंसिडर करते हैं। दोनों इनकम उसका टैक्सेबल हो जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो हम लोग वहाँ पर ये देखेंगे कि जो उसका, हम लोग उस टाइम ये देखेंगे कि जो केवल उसका इंडियन इनकम है उसी पे वही इनकम हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्सेबल होता है। जो उसका फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस का, ये टैक्स एसएससी के या टैक्स पेयर के स्कोप ऑफ इनकम को डिटरमाइन करता है कि उसका कौन सा इनकम, किस सोर्स का इनकम इस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टोटल इनकम कंसिडर करने के लिए या टैक्सेबल इनकम कंसिडर करने के लिए कंसिडर करना है या नहीं करना है, किस सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें या नहीं करें, किस चीज़ के लिए, उसके टैक्सेबल इनकम को या टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, व्हाई वी हैव टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन्स ऑफ एसएससी। तो यहाँ पर जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है ये हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एक सेक्शन है, सेक्शन 6, उसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं कि कोई पर्सन हमारा यहाँ पे इंडिया में या इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रेसिडेंट है या
नहीं, यहाँ पे पर्सन कहने का मतलब है ऑल 7 काइंड्स ऑफ पर्सन दैट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो अगेन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सीएमए इंटर का जो बुक है उसके मटेरियल को रिफर करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस का जो टॉपिक है सीएमए इंटर के डीटी बुक में स्टडी नोट नंबर 2 के अंडर कवर किया गया, ठीक है। जहाँ पे अब हम लोग इस स्टडी मटेरियल को देख के समझते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। यहाँ पे क्या बोला गया है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइन द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है एसएससी का, यही डिटरमाइन करता है उसके स्कोप ऑफ इनकम को, कि कौन सा इनकम यहाँ पे चार्जेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। चार्जेबल कहने का मतलब है टैक्सेबल इनकम के अंडर इंक्लूड किया जाएगा, सो डैट अल्टीमेटली उस पर इनकम टैक्स चार्ज हो पाए। वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पार्टिकुलर इनकम और नॉट डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। किसी पर्सन का कोई पार्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है, कोई इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का जो प्रोविजन है ये हमारा सेक्शन 6 के अंडर कवर होता है, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस को समझने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा टोटल 7 टाइप्स ऑफ पर्सन होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल 7 काइंड्स ऑफ पर्सन होता है उसको हम लोग मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक में हम लोग लेते हैं इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन होता है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ और दूसरा अदर। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो होता है ये हमारा या तो रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट इन इंडिया, या तो ये नॉन रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। फिर अगर ये रेसिडेंट इन इंडिया होता है तो या ऑर्डिनली रेसिडेंट इन इंडिया होगा, ओ आर, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये सब क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अगर अदर पर्सन है, अदर पर्सन कहने का मतलब फर्म, कंपनी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, जो अदर हमारा 5 काइंड्स ऑफ पर्सन छूट जा रहा है, ठीक है, वो हमारा अदर कैटेगरी में आ रहा है, जो हमारा या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। यहाँ पे हम लोग को 2-3 चीज ध्यान देना है। जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस चेक होता है ये एवरी ईयर के लिए कैलकुलेट होता है, एवरी ईयर के लिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। एक बार अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया एक प्रीवियस ईयर के लिए या एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एवरी ईयर रेसिडेंट ही होगा, नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये डिफरेंट फॉर ईच अदर ईच प्रीवियस ईयर, ठीक है, हर एक प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद जो भी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया वो हर एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए वही होगा, ठीक है। अगर कोई रेसिडेंट है तो कोई भी इनकम उसका है, सभी के लिए, सभी सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो रेसिडेंट ही है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कंट्री स्पेसिफिक ही होता है। अ पर्सन कैन हैव द सेम रेसिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को समझने का कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल कब हमारा रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब वो यहाँ का रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि उसका कौन सा इनकम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंडर चार्जेबल टू टैक्स होगा, और या तो कौन सा इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोविजन क्या है, कोई इंडिविजुअल हमारा रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, इसके लिए सेक्शन 6(1) के अंडर प्रोविजन है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि एक पर्सन को हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे कब, अगर उन यहाँ पे नीचे जो दो कंडीशन दिया हुआ है सेक्शन 6(1) के अंडर उसको सेटिस्फाइड कर देता है, दो में से किसी भी एक कंडीशन को। रेसिडेंट इन इंडिया, कब रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा कोई इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कब रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, इसके लिए यहाँ पे प्रोविजन है। अन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई any of the following condition, any of the following condition मतलब either of condition if he is satisfying, he is supposed to be resident of India। क्या यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, he is in India in the previous year for a period of 182 days or more। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में
जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अगर किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग 21-22 वाले एफआई के लिए चेक कर रहे हैं, 21-22 वाले प्रीवियस ईयर के लिए चेक कर रहे हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 21-22 वाले एफआई फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में 182 दिन या तो इससे ज्यादा रहा है, 182 डेज और मोर, ठीक है, या तो 182 दिन या तो 182 दिन से ज्यादा रहा है, तो ये माना जाएगा कि ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोलता है, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरा कंडीशन हम लोग को चेक करना है, दैट इज ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है, उसमें वो 60 दिन या तो 60 दिन से ज्यादा होना चाहिए, प्लस एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 365 और मोर डेज, या तो 365 दिन या तो उससे ज्यादा, ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे कैसे चेक होगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले जो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है उसमें से कोई एक सेटिस्फाई कर दे। क्या कंडीशन है, पहला तो ये बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन होना चाहिए इंडिया में, या तो 182 दिन से ज्यादा। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो कोई बात नहीं, हो गया रेसिडेंट। अगर नहीं किया तो दूसरा कंडीशन चेक कर लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, क्या बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का चेक कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग 21-22 का चेक कर रहे हैं, 21-22 वाले प्रीवियस ईयर का चेक कर रहे हैं, तो क्या 21-22 में, 21-22 वाले प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहा है? अगर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं रहा है तो यहीं पे फिर ये नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है, रेसिडेंट तो होगा ही नहीं। अगर ये हो गया तो इसके साथ एक और कंडीशन चेक करना है। ये जो सेकंड कंडीशन है ना, यहाँ पे दो कंडीशन चेक करना है। पहला तो 21-22 में वो 60 दिन होना चाहिए, दूसरा 21-22 का जो जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उसके लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, मतलब इसके लास्ट 4 प्रीवियस ईयर कौन कौन सा हो जाएगा, 20-21, फिर 19-20, 19-20 के बाद हमारा हो जाएगा 18-19, फिर हो जाएगा 17-18, 19, 20, 21, ठीक है। ये जो चारों लास्ट हम लोग प्रीवियस ईयर लिए, चारों लास्ट प्रीवियस ईयर कैसे निकालें, जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं उसके पहले का लास्ट 4 प्रीवियस ईयर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो टोटल 365 डेज या तो ज्यादा रहा है तो ये माना जाएगा कि ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई भी सिंगल कंडीशन अगर पूरा कर देता है तो द इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल टू बी सपोज टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट, अगर पूरा कर दिया तो रेसिडेंट। यहाँ पे नीचे लिखा गया है गिवन कंडीशंस आर अल्टरनेटिव इन नेचर। अल्टरनेटिव मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा करना चाहिए, दैट इज एसएसएन नीड टू सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो ये या तो ये, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान देना है, सेकंड कंडीशन जो है इसमें दो कंडीशन, क्या क्या, पहला तो ये कि जिस प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं उसमें 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा होना चाहिए, प्लस जो उसका लास्ट 4 प्रीवियस ईयर है उसमें 365 दिन या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरा कर दिया, सो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरा कर देता है तो हम लोग उसको रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। या तो फर्स्ट कंडीशन वो पूरा कर दे या तो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में दो कंडीशन है, ये चीज हम लोग को बस ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो ये दोनों कंडीशन पूरा कर दिया तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। Unnecessary who not satisfying section 6(1) shall be treated as non resident। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट उसको मान लिया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके बेसिस पे हम लोग समझते हैं। शाम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। एक पर्सन है शाम जो 21-22 में
फर्स्ट टाइम इंडिया में आता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, अगर वो 50 दिन रहता है, दूसरा बोल रहा है 183 डेज रहता है, या तीसरा बोल रहा है 153 डेज रहता है। ये 3 कंडीशन दिया हुआ है और तीनों कंडीशन में हम लोग को उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, 50 डेज रहता है, 50 डेज रहता है, कब, 21-22 में। तो 21-22 वाले प्रीवियस ईयर के लिए वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, ये चीज़ हम लोग को डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, 21-22 के लिए जो 2 कंडीशन है, पहला क्या वो 182 दिन रहा या इससे ज़्यादा, तो नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा में 2 कंडीशन था, दूसरा में 2 कंडीशन था। पहला तो कंडीशन ये था कि प्रीवियस ईयर में वो 60 या 60 प्लस डेज रहना चाहिए इंडिया में, 60 या 60 प्लस डेज। और दूसरा कंडीशन क्या था, जो ये हमारा जिस प्रीवियस ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इसका लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अगर वो 50 डेज रहता है तो ये पहला कंडीशन तो पूरा किया ही नहीं, दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा का पहला ही कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, दूसरा कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन ही पूरा नहीं किया, मतलब ये दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अननोन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, फर्स्ट वाले कंडीशन में। दूसरा अगर 183 डेज रहता है तो यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन ही पूरा कर दिया, तो हो जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। फिर अगर थर्ड कंडीशन जो बोल रहा है कि वो 153 डेज रहता है, वो तो 153 डेज वाले केस में क्या होगा, 182 दिन वाला तो कंडीशन पूरा नहीं किया, तो इसके बेसिस पे नॉन रेसिडेंट। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे इसके बेस, ये तो ठीक है, इस कंडीशन को तो पूरा कर दे रहा है, ये कंडीशन हमारा पूरा हो जा रहा है, ठीक है। बट ये नीचे वाला कंडीशन पूरा नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर में आया, तो लास्ट 4 ईयर में उसका कहाँ से 365 डेज होगा, पहले तो कभी इंडिया आया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन था उसको तो पूरा नहीं कर पाया, सेकंड कंडीशन का जो 2 कंडीशन था, दोनों पूरा करना था, ठीक है। तो दोनों में से एक पूरा कर पाया, सेकंड नहीं कर पाया, तो मतलब दोनों सेकंड कंडीशन भी पूरा नहीं हुआ। तो ना तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन पूरा हुआ, ना सेकंड कंडीशन पूरा हुआ। सेकंड कंडीशन में हम लोग इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन फर्स्ट भी पूरा नहीं किया, सेकंड भी पूरा नहीं किया, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी इंडिविजुअल के रेसिडेंट को चेक करेंगे। अब अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है तब तो फिर ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर रेसिडेंट है तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या समझे कि कोई इंडिविजुअल जो हमारा है, इंडिविजुअल जो है, ही कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है तब तो फिर ठीक है, कुछ यहाँ करने का जरूरत नहीं। अगर रेसिडेंट है तो यहाँ पे हम लोग को आगे कुछ चीज चेक करना होता है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि वो रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ये हमारा किस बेसिस पे डिसाइड होगा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तब तो आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अगर रेसिडेंट, कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो जाता है तो ये चेक करना होता है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 6(6), ठीक है, 6 सबसेक्शन 6, ठीक है, जिसमें क्या बोलता है, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया can further be categorized as a resident and ordinarily resident in India। और दूसरा किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ROR, और इसको लिखेंगे RNOR, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब माना जाएगा अगर यहाँ का 2 कंडीशन पूरा कर देता है। नीचे जो एडिशनल कंडीशन जो है सेक्शन 6(6) में, अगर उसको पूरा कर देता है, देन द इंडिविजुअल शुड टू बी एज्यूम्ड एज अ, टू बी सपोज्ड एज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर उस एडिशनल 2 कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो रेसिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसको माना जाएगा। क्या वो 2 कंडीशन हम लोग उसको अब देखते हैं। पहला तो ये बोल रहा है, a resident individual satisfy the following 2 additional condition, he will be treated as resident and ordinarily resident in India। What are the additional 2 condition, we will look now। फर्स्ट कंडीशन इज ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है,
वो रेसिडेंट रह चुका है इंडिया का। रेसिडेंट कैसे? एज पर सेक्शन 6(1) जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर पूरा कर दे रहा है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेसिडेंट रह चुका है एज पर सेक्शन 6(1) कब? एटलीस्ट 2 आउट ऑफ प्रीवियस 10 ईयर। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो रेसिडेंट रह चुका है इंडिया का 2 बार आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसको छोड़ के उसका लास्ट का जो 10 प्रीवियस ईयर बच रहा है वहां पे हम लोग को चेक करना है कि लास्ट का जो 10 ईयर है उसमें से क्या वो 2 बार रेसिडेंट है। अगर 2 बार रेसिडेंट है तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन पूरा हो गया। अगर ये पूरा हो गया तो फिर सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में क्या बोल रहा है? ही हैज बीन resided in India for a period of 730 days or more during 7 previous immediately preceding relevant previous year. So basically यहाँ पे दो कंडीशन बोला गया है। ठीक है, पहला तो ये बोल रहा है कि जो जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे अगर 21-22 प्रीवियस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, और यहाँ का अगर वो रेसिडेंट हो चुका है 21-22 के लिए, अगर वो रेसिडेंट हो चुका है तो 21-22 से पहले का 10 प्रीवियस ईयर हम लोग को लेना है, मतलब 20-21। ठीक है, इसके पहले का, और इसी तरह से बैक चलते जाएंगे, 9 ईयर ले लेंगे, और ये जो हमारा टोटल 10 ईयर होगा। ठीक है, क्या ये 10 ईयर में वो 2 बार रेसिडेंट रह चुका है? रेसिडेंट यहाँ पे कैसे माना जाएगा? हम लोग सेक्शन 6(1) का जो प्रोविजन था उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है? अगर ये कंडीशन पूरा कर दिया तो बस यहीं पे केवल इसी कंडीशन के बेसिस पे उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। इसके साथ दो दो कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया हुआ है, एंड ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year, and इसके साथ यहाँ पे एंड लगा हुआ है। और क्या कंडीशन लगा हुआ है? कि वो इंडिया में 730 डेज या तो ज्यादा रह चुका है ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं उसको छोड़ के, मतलब 21-22 के लिए अगर निकाल रहे हैं तो 21-22 को छोड़ के क्या इसके पहले का 7 प्रीवियस ईयर में वो टोटल 730 दिन या इससे ज्यादा 730 प्लस डेज इंडिया में रहा है? अगर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो कंडीशन ए भी पूरा कर दिया, कंडीशन बी भी पूरा कर दिया, मतलब एडिशनल जो दो कंडीशन था दोनों को पूरा कर दिया, एंड नाउ ही विल बी सपोज टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इन इंडिया फॉर दैट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे कुछ कुछ चीज हम लोग को ये ध्यान देना है कि कोई पर्सन जिस डे को इंडिया में इंटर करता है और जिस डे को इंडिया छोड़ रहा है, ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर में जिस डेट को इंटर किया और जिस डेट को इंडिया छोड़ रहा है, दोनों डेट को ये यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इस पर्पस के लिए। ठीक है, दोनों डेट को ये माना जाएगा कि उस दोनों डेट में वो इंडिया में ही था, लिविंग डेट और कमिंग डेट, दोनों डेट को ये माना जाता है कि वो इंडिया में ही रहा है। ठीक है, यहाँ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या बोल रहा है? If a resident individual doesn't satisfy both additional condition as given under 6(6), he is resident but not ordinary resident। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई एक या तो दोनों को, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो रेसिडेंट है बट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है। सो ये बेसिकली समरी है जो अभी हम लोग पढ़े, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को चेक करना होता है। सबसे पहले बेसिक कंडीशन जो हमारा दिया हुआ है अंडर सेक्शन 6(1) उसको चेक करते हैं, जहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा देन इंडिविजुअल टू बी सपोज टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कंडीशन है? पहला, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और या यहाँ पे और लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक कंडीशन। दूसरा बोलता है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, ठीक है, 60 दिन या तो उससे ज्यादा स्टे करना चाहिए, किसमें? प्रीवियस ईयर में। या तो फिर एंड लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे एंड है, इसके साथ साथ अगर ये कंडीशन पूरा करता है तो इसके साथ साथ 365 दिन या तो उससे ज्यादा लास्ट फोर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तो ये बेसिकली दो कंडीशन है, कंडीशन 1
और दूसरा में फिर यहाँ पे 2 कंडीशन है ए और बी करके, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरा कर देता है देन द इंडिविजुअल टू बी सपोज टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर क्या बोलता है, अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं, नीचे ये दोनों एडिशनल कंडीशन है। अगर एडिशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे जो हमारा बेसिक कंडीशंस था 6(1) के अंडर, सेक्शन 6(1) के अंडर, इसका कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन टू द एबव रूल, एक्सेप्शन ये है कि नीचे कुछ 3 कंडीशन दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग जो 182 डेज वाला कंडीशन है उसी को केवल चेक करेंगे, 60 डेज वाले कंडीशन को चेक नहीं करते हैं। क्या यहाँ पे एक्सेप्शन है समझते हैं। पहला तो ये बोल रहा है अन इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन है हु लिव्स द इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया को लिव कर रहा है, छोड़ रहा है, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो इसके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए हम लोग सेक्शन 6(1) के अंडर जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था, मतलब 182 डेज वाला कंडीशन, इसी के बेसिस पे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 182 डेज या इससे ज़्यादा है, ठीक है, तब तो रेसिडेंट, अगर नहीं है तो यहीं पे ये हो जाएगा नॉट रेसिडेंट, ठीक है। अगर ये नॉट रेसिडेंट हो गया, ठीक है, मतलब 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो जो सेकंड कंडीशन होता था, मतलब 60 डेज वाला प्लस 365 डेज वाला, उस चीज को हम लोग क्रॉस चेक नहीं कर। इसी तरह से जो हमारा यहाँ सेकंड वाला है अन इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन है हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रेव ऑफ एन इंडियन शिप, अगर एज अ क्रेव ऑफ एन इंडियन शिप वो इंडिया छोड़ रहा है, ठीक है, एज अ क्रेव मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ठीक है, वो इंडिया को छोड़ रहा है प्रीवियस ईयर में, तो इसके रेसिडेंशियल स्टेटस को भी चेक करने के लिए 6(1) का जो केवल फर्स्ट प्रोविजन है, फर्स्ट कंडीशन है, उसी को चेक करेंगे, उसी के बेसिस पे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। जो अगर मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो कंडीशन था 182 डेज वाला, इसको अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं होगा, ठीक है। 182 डेज का अगर कंडीशन पूरा कर दिया तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉट नॉट रेसिडेंट। अगर नॉट रेसिडेंट है, ठीक है, तब तो कुछ नहीं करना है। अगर रेसिडेंट है हो गया तो फिर जो हमारा एडिशनल कंडीशन था वो चेक होगा, ठीक है। अगर 182 डेज वाला नहीं पूरा किया तो डायरेक्ट और नॉन रेसिडेंट, ये सेकंड वाला चेक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक कंडीशन क्या यहाँ पे है, तीसरा एक्सेप्शन, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया में हमारा इंडिया आ जाता है, मॉडर्न इंडिया, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, ठीक है। ये तीनों में से अगर कहीं पे उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ठीक है। और अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है तो और अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या उसका जो इनकम है, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, उसका फॉरेन सोर्सेज के इनकम को छोड़कर अगर उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है तो केवल यहाँ पर 182 डेज वाला जो कंडीशन है वही अप्लाई होगा, 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। क्या हम लोग बोले, इसको रिपीट करते हैं। अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडियन ओरिजिन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसके फादर या ग्रैंड फादर अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे, तो उसको इंडियन ओरिजिन का पर्सन माना जाता है, ठीक है। और अगर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो गया और दूसरा उसके बाद अगर उसका इनकम जो है 15 लाख से को एक्सीड नहीं कर रहा है, 15 लाख से कम है फॉरेन सोर्स का इनकम को छोड़ के, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए जो हम लोग का 182 डेज वाला कंडीशन था केवल उसी को चेक करेंगे। शॉर्ट में ये बोल सकते हैं जो हमारा 60 डेज और 365 डेज वाला कंडीशन था ये अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बट अगर उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो जो 60 डेज वाला कंडीशन था वो अप्लाई होगा, केवल चेंज क्या हो जाएगा, 60 डेज के जगह पे हम लोग 120 डेज लेंगे, ठीक है। मतलब 120 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में प्लस लास्ट जो फॉर प्रीवियस ईयर है वहाँ पे 365 डेज वही चल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है,
ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होगा? सबसे पहले देखेंगे 182 दिन या ज़्यादा है क्या, अगर है तब तो ठीक, नहीं है तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन चेक होगा। बट सेकंड कंडीशन में क्या हम लोग को चेंज कर देना है, जो 60 डेज लेते थे वो 120 डेज हो जाएगा, और जो यहाँ पे रहता था 365 डेज, ये तो 365 डेज ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे। तो अब अगर हम लोग एचयूएफ का बात करें तो ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं इंडिविजुअल के बारे में कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। अगर एचयूएफ का बात करें तो इसके लिए प्रोविजन जो है सेक्शन 62 के अंडर दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कोई एचयूएफ हमारा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। यहाँ पे बेसिकली प्रोविजन कुछ इस तरह से है। एचयूएफ, ठीक है, एचयूएफ जो हमारा ये या तो रेसिडेंट हो सकता है, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर रेसिडेंट है तो यहाँ पे फिर हम लोग चेक करेंगे कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। ये एचयूएफ के केस में भी उसी तरह से होता है, बट यहाँ पे कंडीशन हमारा अलग है, अलग तरह से चेक होता है। कैसे अलग तरह से चेक होगा, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो एचयूएफ है इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। जो एचयूएफ है इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। एचयूएफ जो है इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इसका जो अफेयर्स है, बिजनेस जो है, ठीक है, ये कहाँ से ये एचयूएफ कंट्रोल हो रहा है, मैनेज्ड हो रहा है। अगर ये होली कंट्रोल्ड है इन इंडिया या तो पार्शियली, ठीक है, तो ये माना जाएगा, अगर एचयूएफ को इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है तो ये माना जाएगा होली या पार्सली, तो ये माना जाएगा वो इंडिया का रेसिडेंट है। अगर ये इंडिया से आउटसाइड इंडिया से ये होली कंट्रोल हो रहा है, पूरा कंट्रोल जो इसका आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि ये हमारा नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि जो एचयूएफ है उसके बिजनेस को कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर पूरा कंट्रोलिंग आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट, अगर उसका पूरा कंट्रोलिंग इंडिया से हो रहा है या पार्शियली कंट्रोलिंग भी इंडिया से हो रहा है तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया के लिए रेसिडेंट है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक बार समझते हैं, यहाँ पे वही चीज लिखा गया होगा, ठीक है। An HUF can be either a resident or non-resident in India. Again, a resident HUF can be classified as ordinary resident and not ordinary resident. वही चीज जो अभी हम लोग वहाँ आगे समझे। क्या बोल रहा है, when the control and management of affairs of HUF is wholly or partially situated in India. अगर किसी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो हो रहा है बिजनेस का, ये पार्शली या तो पूरा इंडिया में हो रहा है, इंडिया इंडिया से हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, देन इट इज क्रिएटेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। अदरवाइज अगर उसका पूरा कंट्रोलिंग आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो उसको नॉन रेसिडेंट ही माना जाएगा। ऐसा है कि पार्सली आउटसाइड इंडिया से, पार्सली इंडिया से है, पार्सली इंडिया से और पार्सली आउटसाइड इंडिया से, तो रेसिडेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वही है ना, यहाँ पे बोल रहा है या तो पूरा या तो पार्सली, दोनों में से कुछ भी कंडीशन अगर पूरा किया तो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर पूरा आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये समझना पड़ेगा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे माना जाएगा कि कंट्रोल और मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। तो उसके लिए बोल रहा है कि कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिव पावर बिजनेस का कहाँ है, बिजनेस को मेनली कंट्रोल करने का पावर या डायरेक्ट करने का पावर कहाँ पे है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। और क्या बोल रहा है, एक्चुअल में कहाँ से कंट्रोल हो रहा है या मैनेजमेंट हो रहा है। मेयर राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज इज नॉट इनफ। अगर ऐसा है कि पूरा जो कंट्रोल है आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, केवल वो यहाँ पे राइट दे दिया कि तुम अभी कंट्रोल करो, बट मेन कंट्रोल उसका कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल कंट्रोल उसका मैनेजमेंट देखा जाएगा कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए, ठीक है। ये और फिर तीसरा क्या बोल रहा है, सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ बेसिकली है जिससे बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है, अब ये हमारा ये कंडीशन से पता चल जाएगा कि एचयूएफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब अगर रेसिडेंट है तो ये चीज़ चेक करना पड़ेगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तब तो कुछ चेक नहीं करना है। अगर रेसिडेंट है तो क्या चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये कैसे चेक होगा, इसके लिए क्या बोलता है कि जो उसका मैनेजर या करता है, एचयूएफ का जो मैनेजर है या करता है, अगर वो एडिशनल कंडीशन जो दिया हुआ था 6(6) के अंडर, ठीक है, 6(6) के अंडर क्या एडिशनल कंडीशन था, जो पहला था कि 2 बार वो हमारा रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, ठीक है, और दूसरा क्या था 730 डेज स्टे करना चाहिए आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर पूरा कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा कर दिया। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 6(6) का दोनों एडिशनल कंडीशन है, मतलब ये दोनों कंडीशन, ठीक है, ये दोनों कंडीशन को अगर कर्ता और मैनेजर ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ सेटिस्फाई, सबसे पहले अगर नॉन रेसिडेंट है तब तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, अगर रेसिडेंट है तभी ये चेक होगा, ठीक है। कर्ता और मैनेजर ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 6(6), एचयूएफ इज सेड टू बी अनऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर उसका कर्ता या जो मैनेजर है उसके एडिशनल कंडीशन जो दोनों है दोनों को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो ये माना जाएगा कि वो हमारा इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इफ द कर्ता और मैनेजर ऑफ रेसिडेंट of a of a resident HUF don't satisfy both the additional condition given under 6(6), HUF is said to be not ordinary resident। उसको रेसिडेंट तो माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक समझने वाले हैं। अब जो आगे का कॉन्सेप्ट है कंपनी या फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।